मेरी भाभी जब भी मेरे सामने आती तो अजीबो हरकतें करती। उन्हें देखकर मेरी नजरें शर्म से झुक जाती, लेकिन भाभी को शर्म नहीं आती। अक्सर भाभी भाई के गैर मौजूदगी में मेरे साथ जबरदस्ती करती, पर मैं उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। एक दिन अचानक मेरे भाई ने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम्हारी भाभी तुम्हें अपना बेटा समझती थी, लेकिन तूने क्या किया? मेरे तो होश उड़ गए। भाई ने कहा, मेरी पत्नी पेट से है और वो बच्चा। हाँ, बात तो सच थी कि मेरी कम उम्र। भाभी इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी और मेरे बड़ी उम्र के भाई के साथ वह बिल्कुल भी नहीं जचती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वह मुझ पर ही डोरे डालने लगती, और डोरे भी ऐसे खतरनाक कि मैं आखिर कब तक बच पाता। एक दिन मेरा भाई मेरे कमरे में आया और मुझे पागलों की तरह मारता हुआ बाहर ले गया और कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती अपने ही घर में ये सब कुछ करते हुए, अपनी ही भाभी के साथ। मैंने कहा कि आखिर मैंने किया क्या है? तो मेरा भाई ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। लेकिन मुझे पता था कि यह झूठ है, पर असली हैरत तो मुझे तब हुई जब उसने मुझे सबूत दिखाया, और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मैं तो वाकई अपनी ही भाभी के साथ रोज रात को। मेरे भाई ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया था। उसका नाम रवि था। वह बहुत अच्छा भाई था। उसने बहुत ख्याल किया था हमारा। सब बहनों की शादी की थी, माता पिता के सारे ख्वाब पूरे किए थे। अब सिर्फ मैं रह गया था, और अभी मेरी पढ़ाई चल रही थी। सब कहते थे कि अब तुम शादी कर लो, पर वह कहता था कि पहले किशन की शादी करूंगा, उसके बाद खुद अपना घर बसाऊंगा। पर सबने कहा कि उसकी पढ़ाई में तो अभी कुछ साल हैं, तब तक तुम बहुत बूढ़े हो जाओगे, लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगी। मेरे भाई के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। उसने सोचा कि बात तो ठीक है, एक ही भाई रह गया, वह भी अभी पढ़ रहा है। कौन सी कोई बहन है जो बोझ हो, भाई है, इसकी शादी तो आराम से हो ही जाएगी। सो उसने भी अपने लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस काम के लिए उसने एक आदमी को रखा हुआ था। उसने बहुत अच्छा रिश्ता बताया। उसने कहा था कि लड़की का चरित्र बिल्कुल साफ है, लड़की बहुत अच्छी है, बड़ी उम्र के मर्द से शादी करने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका चरित्र बिल्कुल साफ है, देखने में सुंदर है, सुशील है। ये सारी खूबियां सुनकर तो हम लोग हैरान रह गए। अगर ऐसा था तो फिर हमें और क्या चाहिए था? लड़की का नाम माया बताया जा रहा था, और माया की उम्र सिर्फ 19 साल थी। मेरे भाई ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि नहीं, ये लड़की तो मुझसे पूरे 12 साल छोटी है। नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। पर सबने कहा कि जब वह खुद शादी करने को तैयार है तो आपको क्या आपत्ति है, और फिर कम उम्र की लड़की पर तो आपको खुश होना चाहिए। सब मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा सीधा है, इसे कहो कि ऐसी लड़की का रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दें। मैंने अपने भाई को किसी तरह मना लिया। मैंने कहा कि सबसे छोटी बहन थी, वह भी अब इस घर से चली गई है। घर में कोई खाना पकाने वाला भी नहीं है। हम दो मर्द अकेले कब तक एक दूसरे के लिए एक कच्ची पक्की रोटियां सेकते रहेंगे? आप शादी कर लो, और इसी लड़की से कर लो, क्योंकि उसकी तस्वीर भी हमें दिखाई गई थी और लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। मेरा भाई भी मान गया, और शादी के पहले दिन जब अपने कमरे में गया तो काफी परेशान था, लेकिन सुबह उसको देखकर लग रहा था कि वह बहुत खुश है। जरूर उसका दिल लग गया होगा। इतनी सुंदर लड़की से क्यों ना दिल लगता। लेकिन जब सुबह सुबह मैं भाभी के पास गया और मैंने उनको कहा कि भाभी, हमारे घर में आपका स्वागत है। रात को तो सब रस्में वगैरह हो रही थीं और आप सीधा कमरे में ही चली गई। मैं हूँ आपका देवर किशन, आप तो मुझे जानती हैं। तो वह कहने लगी कि हाँ, तुम्हें जानती हूँ और थोड़ा ज्यादा भी जानना चाहती हूँ। मुझे उनकी यह बात समझ नहीं आई। फिर मैंने कह दिया कि अब तो हम इसी घर में रहने वाले हैं। भाई तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और मेरी क्लासेस पूरी हो गई हैं। अब मैं घर बैठकर ही क्लासेस लेता हूँ और कभी कभी जाया करता हूँ। घर पर हम दोनों ही होंगे। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्यों मुझे सर से लेकर पांव तक देख रही थी। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई लड़का किसी लड़की को देखता है। हाँ, ये बात अजीब है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि फलाना लड़का लड़की को चेकआउट कर रहा था, वह ऐसी ही मुझे चेकआउट कर रही थी।
कभी मेरी बाहों की तरफ देखती थी, कभी मेरे पाँव की तरफ, तो कभी मेरी गर्दन की तरफ। मुझे उनकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर शायद वह सबको ही इस तरह देखती थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे घर में कुछ रिश्तेदार थे, तो उनके साथ एक लड़की भी थी और मेरी भाभी उसको भी ऐसे ही देख रही थी। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि उनकी आंखें आपकी आत्मा तक झांक लेती है, वह आपको इतने गौर से देखते हैं। शायद मेरी भाभी भी ऐसी थी, लेकिन शादी के कुछ हफ्ते बाद भी यही सब कुछ चलता रहा। वह मुझे अजीब अजीब इशारे करती थी। एक दिन तो कहने लगी कि यह देखो, काम करते हुए मेरी बाहों में लचक आ गई है, मेरी मदद कर दो। वह बाह पकड़कर मेरे पास आ लगी और मैंने सोचा कि उसकी मदद कैसे करूं, मुझे नहीं पता। उसने कहा, मेरी बाह को पकड़ो और मुझे अपनी तरफ खींचो और जोर से मेरी बाह को एक झटका दो तो सारा दर्द निकल जाएगा। जब मैंने ऐसा किया तो वह बिल्कुल मेरे साथ लगी और मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, ठीक हो गई हैं। वो घबरा गई और कहने लगी, हाँ ठीक हो गई हूँ, इतनी जल्दी ठीक कर लिया तुमने। मैंने कहा, और क्या भाभी, और क्या करना था? भाभी ने कहा, नहीं कुछ नहीं। वह रोज रोज मेरे पास आने की कोशिश करती थी, मेरे मामले में कुछ ज्यादा ही बोलती थी। कभी मैं कहता कि मुझे कपड़े लेने हैं, तो कहती थीं, मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे भी घर की कुछ चीजें लेनी और मेरा भाई हम दोनों को साथ भेज देता था। कभी मैं कह देता कि डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो कहती कि मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे भी साथ ले जाओ। मैंने दाल खा ली थी, मेरी तबीयत खराब है। और एक दिन इसी तरह मैंने उनको डॉक्टर के पास ले गया, तो बाहर जाकर कहने लगी, हाँ, बाहर आकर अब अच्छा लग रहा है। वह सामने आइसक्रीम वाले की दुकान है, चलो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। मैंने कहा, अभी तो आपके पेट में दर्द था, तो उसने कहा, दर्द नहीं था, ऐसे ही बहाना किया था बाहर निकलने का। मैंने कहा, तो फिर भाई को बता देती, भाई बाहर जाने से आपको मना नहीं करता। मेरा भाई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वह तो किसी पर भी पाबंदी नहीं लगाता था। तो उसने कहा, नहीं, उसने मना नहीं करना था, पर वह कहता कि मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ और मुझे उसके साथ नहीं जाना था। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और मैंने कहा, क्यों, भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है? तो ऐसे बोली कि जैसे उसे बहाना मिल गया। उसने कहा, हाँ, झगड़ा हुआ है, बहुत बुरा झगड़ा हुआ है। मेरे साथ बहुत झगड़ा करते हैं। पर मैं दिल में सोचने लगा कि मेरा भाई तो ऐसा नहीं है, बहुत शांत तबीयत का मालिक है। उसने तो इतना कुछ बर्दाश्त किया, 5 बहनों की शादी करना, घर को कर्ज से निकालना, फिर घर बनाना, कारोबार बनाना, यह सब कुछ आसान नहीं था। अगर वह इतना ही झगड़ालू होता और सनकी होता, तो फिर इतना सब कुछ कैसे करता? मुझे पता था कि भाभी झूठ बोल रही थीं, लेकिन शायद उनके लड़ाई हुई थी, इसलिए वह भाई को नहीं कहना चाहती थीं। पर अब ये कुछ ज्यादा होने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि वह बहाना करती है, लेकिन अगर उसे बाहर जाना है, तो उसे अब मेरे भाई को कहना चाहिए था। वह मेरे साथ क्यों जाती थी? मेरा भाई ऐसे कामों में बिल्कुल भी नहीं बोलता था। अगर वह कहता कि रात के 12 बजे हैं, लेकिन मुझे मोमो खाने जाना है, तो मेरा भाई उसे जरूर ले जाता। जैसे ही मेरा भाई घर में आता, वह बीमारी का नाटक करने लगती थी। कहती थी, मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। मुझे भी मेरा भाई भेज देता कि जरा पास की दुकान से दर्द की दवा ले आओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है। और मैं यह सोचता था कि भाभी तो पूरा दिन अच्छी भली थी, भाई के आते ही उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन दोनों पति पत्नी में क्या चल रहा था, लेकिन अब यह कहानी सुनते हुए मुझे समझ आ रहा है कि शायद भाई से दूर भागने के लिए भाभी इस तरह का नाटक करती थी कि जैसे ही वह घर आता था, तो वह बीमार हो जाती थी। अब बीमार औरत तो किसी काम की नहीं होती, वह तो बैठी रहती है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी? भाई तो उसके लिए सब कुछ कर रहा था। वह मुझे देखकर उलटे सीधे इशारे करती, और अब तो उसने सारे आम मुझे देखना, इशारे करना और अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया था। कहती थीं कि तुम तो इतने सुंदर हो, हैंडसम हो, तुम्हारे भाई की दफा तुम्हारी माँ क्या काले कद्दू खाती थीं या फिर काले बैंगन खाती थीं कि वह इतना काला और बदसूरत पैदा हुआ है। मैंने कहा कि भाभी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो फौरन से कह देती कि मैं तो मजाक कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरी भाभी के सारे नाटकों के बारे में पता चल गया। उनका बाजार जाने का नाटक, बीमार होने का नाटक और रोज रोज मेरे पास आकर बैठने का और यह कहने का
कि तुम्हारे साथ ही मुझे बातें करके अच्छा लगता है, यह सब कुछ नाटक था और मैं अब इसका साथ नहीं देता था। तो एक दिन तो हद ही हो गई, वह तो मेरे सामने खुलकर अपनी असलियत पर आ गई और मैं यह जानकर हैरान रह गया कि उनके दिल में यह सब कुछ चल रहा है। उसने कहा कि, देखो, मुझे तुम पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा, आप तो मुझे अच्छी लगती हैं, आप तो मेरी भाभी हैं और बहुत दिनों बाद इस घर में कोई औरत आई है। और भाभी, देवर की तो दोस्ती होती है, दोस्ती वाला रिश्ता होता है। वह कहने लगी कि, हाँ, अब तुम सही जा रहे हो, मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन वह वाली दोस्ती जो लड़का लड़की में होती है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है? मैं आपका देवर हूँ भाभी। उसने कहा कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है, तुम नाटक कर रहे हो, मुझे समझ आ गई थी। और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। यह मेरी भाभी क्या कह रही थीं? मैंने तो आज तक उन्हें उस नज़र से नहीं देखा था। वो कहने लगी कि तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने भाई को देखो और मुझे देखो। एक पल को सोचा जाए तो हाँ, यह जोड़ी अच्छी नहीं थी। भाई की उम्र ज्यादा थी, भाई का वजन भी ज्यादा था, वह देखने में सुंदर भी नहीं था और भाभी बहुत ज्यादा सुंदर थी, कम उम्र थी और दुबली पतली थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि औरत अपने पति से बेवफाई करें, धोखा करें और घर में ही मौजूद देवर के साथ उल्टे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। मैंने कहा कि अगर ऐसा था, तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी मर्जी किसने पूछी थी? बस जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी क्योंकि अमीर आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है। मैं पैसे का क्या करूं? तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है। तुम्हें नहीं पता, जब हम दोनों कमरे में, मेरी भाभी बोल रही थीं। मैंने कहा कि भाभी, चुप कर जाओ, मुझे ऐसी कोई बात नहीं सुननी जो आप दोनों की निजी बात हो। आप ये क्या कर रही हैं? जिसकी बात कर रही हैं वह मेरा भाई है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें उसका कोई राज नहीं बताती। अगर बता देती तो तुम समझ जाते कि मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारा भाई नहीं, और तुम मुझे बचा सकते हो। देखो मुझे, क्या कोई कमी है मेरे अंदर? मुझे जैसी लड़की तो किसी भी मर्द का सपना होती है, और मैं तुम्हें मिल रही हूं। मुझे प्यार हो गया है तुमसे, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैंने कहा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, यह आपका अपना मसला है। हमारे भाई ने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी है, बहुत कुछ त्यागा है। उसने अपनी जवानी, अपना वक्त, अपने सपने, अपनी पढ़ाई, वह चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप बनकर हम सबकी जिम्मेदारी उठाई। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता, और अगर आपने दोबारा मुझे विवश करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये सब कुछ अपने भाई को बता दूंगा। मैंने कहा, पहली ही बार में आखिरी बात कर देनी चाहिए, क्योंकि यह मामला बड़ा नाजुक था, ये कोई आम बात नहीं थी, आग और पानी का खेल था, इसलिए मैं इसे सुलझा देना चाहता था। वह मेरी बात सुनकर चुप हो गई है। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे उसकी यह चुप्पी इतनी अच्छी नहीं लगी। इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी? कुछ ना कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे समझ आ गई कि वह मेरी बात को समझ गई है। और फिर जब मामला दो तरफा न हो, तो एक तरफा मामला ज्यादा दूर तक वैसे भी नहीं जा सकता। और मुझे क्या, किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाता। मेरे दिल में कोई भी मेल नहीं था, और इस तरह की बात भी गलत थी। वो इतनी सुंदर थी कि किसी को भी पागल कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी भाभी को मेरे बड़े भैया से कोई भी लगाव नहीं था। वह उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करती थी और हमेशा उनके बारे में बुरा ही बोलती थी। कहती थी कि मोटा है, बूढ़ा है, काला है। लेकिन अचानक से वह मेरे भैया के लिए बहुत अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी। अब वह घर आते तो बीमार होने का नाटक नहीं करती थी। उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती थी और उनके घर आने से पहले ही तैयार हो जाती थी। अब वह मेरे भाई का इतना ख्याल रख रही थी कि मेरा भाई भी एक दिन उससे यही पूछने लगा कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। वह लोग बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने उनकी बातें सुन ली थीं। फिर मैं उनकी बातें सुनने लगा। वह कहने लगी कि आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जो है, आप ही तो हैं मेरे लिए।
आपका ख्याल मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? शादी के शुरू के दिन तो आपको कबूलने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब मैंने आपको पूरे मन से अपना पति मान लिया और मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मेरा भाई बहुत खुश था। उसके चेहरे पर जो खुशी थी, वह देखकर मैं भी खुश था। लेकिन मुझे पता था कि यह खुशी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि यह औरत तो मेरे भाई से नफरत करती है। ये तो उसे कहती थी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, भूत है, काला है, मोटा है, कुछ भी गलत था। भाई ने कहा कि अब तेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं तेरी शादी माया जैसी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगा। मैं दिल में सोचने लगा कि माया जैसी लड़की से शादी करने से पहले तो मैं कुंवारा ही मर जाऊं तो अच्छा है। मैंने कहा, अभी तो काफी समय है मेरी पढ़ाई में, लेकिन मैं खुश हूं कि आप लोग खुश हैं। मुझे मेरी भाभी की यह चाल समझ नहीं आ रही थी। वह भी मुझे देखकर अजीब इशारे करती थी, हंसती थी। कभी मुझे आंख मार जाती, कभी मेरे ऊपर कोई फूल फेंक देती, कोई मिर्ची प्याज फेंक कर मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करती थी। रसोई घर में खड़ी काम कर रही होती थी, तब भी उसकी नजर मुझ पर ही होती थी। अजीब कपड़े पहनती थी। ऐसे कपड़े किसी भी औरत को नहीं पहनने चाहिए, और अगर उसे ऐसे कपड़े पहनने हैं तो अपने ही कमरे में पहना करें। जब पता हो कि घर में जवान देवर हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वह तो पहले से ही मुझे अपनी तरफ रिझाने के चक्कर में थी, तो फिर वह यह सब क्यों न करती। लेकिन अब इस बात को काफी समय हो गया था कि वह अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगा कि शायद वह इस बात को समझ गई है, और यह समझ गई है कि मेरा पति जैसा भी है, कम से कम उसके पास पैसा तो है। अगर यह मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि कोई भी इतनी देर तक किसी प्लान को लेकर नहीं चलता। इस बात को तो महीनों गुजर चुके थे, घर में भी सब कुछ ठीक था, और अब वह मेरे पीछे भी नहीं आती थी। पर एक दिन मैं अपने कमरे में बड़े सुकून से सो रहा था जब मेरा भाई मेरे कमरे में आया, और उसने मुझे इस तरह उठाया कि जैसे बाहर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है और हमें उससे लड़ना है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मेरा भाई मुझे जगा रहा है, लेकिन वह मुझे जगा नहीं रहा था। वह मुझे मेरे कपड़ों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी आंख भी खुल गई और मैं हैरान भी था। मुझे पता ही नहीं चला कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। यहाँ तक कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। वह कुछ बता नहीं रहा था, बस मुझे मार रहा था। मैंने कहा कि बड़े भैया बताएं तो सही हुआ क्या है, आखिर मेरी गलती क्या है? जब मैंने ये सवाल किया तो मेरे भैया ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से धरती खिसक गई और सर के ऊपर से आकाश भी उड़ गया। उसने कहा कि तूने इस घर में रहकर इतनी नीच और घटिया हरकत की। मैं तेरे सहारे अपनी पत्नी को छोड़कर जाता था और तूने ही उसे पर हाथ साफ किया। मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप? तो वह कहने लगा कि तेरी भाभी पेट से है। उस वक्त जो हो रहा था वह बहुत ज्यादा अजीब था। मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन ये तो कोई गुस्सा करने की बात नहीं थी। पर जब दूसरी बात भाई ने की तो पता चला कि वह इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। उसने कहा कि तेरी भाभी पेट से है और उसकी कोख में पढ़ने वाला बच्चा तेरा है। तूने उसके साथ बुरा किया है। वह रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, और मुझे सब कुछ बताया है कि तूने ये सब कुछ। मेरा भाई फिर से मुझे मारने लगा तो मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि बस बड़े भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। और अगर वह माँ बनने वाली है तो ये बच्चा आपका भी तो हो सकता है। आपकी शादी को तो 1.5 साल होने वाला है। तब मेरा भाई ने ऐसी बात बताई कि मैं भी हैरान रह गया, और मेरी भाभी भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। वह वाकई मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर रखा हुआ था। आंखों में आंसू थे, आंखें सूजी हुई थीं। शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे इस पूरी दुनिया की सबसे मजबूर औरत यही है, और इसके साथ इतना बुरा हुआ है कि यह बेचारी मुंह से बता भी नहीं सकती है। मेरे भाई ने कहा, जब मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मेरी पत्नी तुझे अपने भाई की तरह समझती थी, और तूने क्या किया? तू तो नाग निकला, नाग, जिसने अपने ही घर को भी नहीं छोड़ा और घर वालों को दुहक दिया। निकल जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा भाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे मजबूरी में अपने एक चाचा के घर रात गुजारनी पड़ी।
सुबह मेरे भाई ने सारी बहनों को और परिवार के बड़ों को बुला लिया था। मुझे कहा गया था कि मैं भी आ जाऊं और वह सबके सामने बात करेगा। मैं यह सोच रहा था कि मेरा भाई सबके सामने झूठा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वह क्यों सबको जमा कर रहा था? कहीं उसके पास कोई सबूत तो नहीं था। पर कैसा सबूत? जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो सबूत किस बात का? मैंने चाचा को सब कुछ बता दिया था। चाचा ने कहा कि अगर तुमने कुछ नहीं किया है, तो तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि एक औरत मर्द का दिमाग खराब कर सकती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम हमारे परिवार के बच्चे हमारे आंखों के सामने खेलकर बड़े हुए हो। हम तुम्हें जानते हैं, पर उस लड़की को नहीं जानते, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे। उस लड़की का नहीं। सब लोग जमा हो गए थे। मेरे भाई ने फोन करके ही सभी कहानी सुनाई थी, इसलिए जब मैं अपने चाचा के साथ घर में आया, तो कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी अपनी बहनें भी कह रही थीं कि यह तूने क्या हरकत की है। मैंने कहा कि आप लोगों को इतना यकीन कैसे? आप क्यों उसकी बात मान रही हो? ऐसा कैसे हो सकता था कि वह हवा में इतना बड़ा झूठ बोल रही थी और मेरा सारा परिवार उसकी तरफ खड़ा था? कोई ना कोई बात जरूर थी। मैं जब कहता कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, तो वह कहते कि हाँ, तू ही तो बेकसूर है जिसने अपनी ही भाई की पत्नी पर नजर रखी। अरे, जो मर्द अपने घर की औरत के लिए ही ऐसे विचार रखता है, वह काबिल नहीं कि उसे इस परिवार में रखा जाए। और तू तो हम सबका छोटा भाई था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि माया खूबसूरत थी, सुंदर थी, लेकिन थी तो तेरी भाभी ही ना। तुझे अपनी भाई समझती थी, और तुझे नहीं पता है कि बड़ी भाभी तो माँ की जगह होती है। मैंने अपने चाचा से कह दिया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, और थोड़ी देर बाद वही बात हुई। सबने कहा कि क्या किया है इसने, और इस पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि है, मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है। अब मैं वह सबूत आप लोगों को दिखाता हूँ। अपनी ही पत्नी के बारे में ऐसा सबूत सबको दिखाते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन इसको भी तो शर्म नहीं आई। और फिर इसको कसूरवार साबित करने के लिए मुझे ये विष पीना ही होगा। उसने घर में लगी एलईडी के ऊपर कुछ यूएसबी जैसा लगाना शुरू कर दिया, और ये देखकर ही मेरी जान निकल गई। क्या उसके पास कुछ तस्वीरें थीं? वीडियो था? मैंने तो अपनी भाभी को कभी हाथ तक नहीं लगाया था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था? थोड़ी देर के बाद टीवी की स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें नजर आने लगीं, जिसमें मैं अपनी भाभी के साथ एक ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, और मैंने उस पर हाथ रखा था जबकि वह रो रही थी। इसी तरह के 2-3 तस्वीरें थीं। अब सब लोग ही मेरे खिलाफ हो गए, और मैं समझ गया कि यह खेल मेरी भाभी नहीं खेला है। जब मैंने उसको इनकार कर दिया, तो वह गुस्से की आग में जलने लगी, और उसने मुझसे बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया। पहले उसने अपना व्यवहार अपने पति के साथ अच्छा किया था कि वह जो भी कहे, उसका पति आंखें बंद करके मान ले। और उसके बाद शायद किसी दिन उसने मेरे खाने में नींद की दवा मिलाई, और जब मैं बेहोश हो गया, तो मेरे साथ लेटकर इस तरह की तस्वीरें निकाल लीं, और अब उन्हीं के सहारे वह मुझे बदनाम कर रही थी। अब सब लोग ही मेरे खिलाफ थे, और मैं चुप हो गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूं, कोई मेरा साथ नहीं देगा। उन लोगों ने कहा कि हम तुझे इस परिवार से बेदाखल करते हैं। आज से तो इस घर में नहीं रहेगा, और न ही तेरा किसी भी चीज पर अधिकार होगा। तो निकल जा यहाँ से। हम न तो तेरी फीस देंगे, और न ही कभी तुझसे कोई नाता रखेंगे। मेरे चाचा अब भी कह रहे थे कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वह कहते हैं ना कि मर्द ही बुरा होता है। वैसे तो यह समाज औरत के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जब कोई औरत किसी मर्द पर इल्जाम लगा दे, तो फिर औरत को सब लोग मासूम समझते हैं और मर्द को ही बुरा समझते हैं। अजीब रस्में हैं, अजीब से असूल हैं। मुझे परिवार से निकल जाने का बहुत दुख था। मुझे पता था कि मेरे साथ बहुत बुरा होगा, और अब क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में एक इरादा भी था। मैंने बहुत मेहनत की अपनी फीस को देने के लिए। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो मैं चाय के होटल पर ही सो जाता था। लेकिन धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे, तो मुझे रहने के लिए बहुत ही बुरी जगह मिली। पर फिर भी यह खुले आसमान के नीचे सोने से तो बेहतर ही था। उसके बाद मैंने और भी मेहनत की, और आज इस बात को 3 साल हो गए हैं। मेरे पास रहने की एक छोटी सी जगह है,
मैंने घर में ही बच्चों को पढ़ाने के एकेडमी बना रखी है। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मुझे इसके बाद बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ूंगा। सुबह मैं नौकरी करूंगा, शाम को बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेरी एक लड़की से दोस्ती भी हुई है, जो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ, मैं अपनी भाभी की वजह से बाकी औरतों को बुरा नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर औरत बुरी नहीं होती। मैंने एक लड़की के साथ शादी कर ली और अब वह मेरे घर में रहने लगी, जैसे मेरा भाई अपनी पत्नी को घर में छोड़कर जाता था। और वह मर्दों के ऊपर नजर रखती थी और उलटी हरकतें करने की कोशिश करती थी। मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे उस पर पूरा विश्वास था। मेरे भाई को जब मेरी भाभी ने कहा कि वह मां बनने वाली है, तो वह इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी थी और वह किसी बीमारी का शिकार होकर अब कभी भी बाप नहीं बन सकता था। कि यह सब कुछ मैंने ही किया है। तभी तो वह इस तरह से पेश आया था, क्योंकि उसे पता था कि वह भी गलती पर है। उसने अपनी गलती को, अपना राज, अपनी पत्नी की हरकतें, सब कुछ मुझ पर डाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिसके लिए मुझे घर से निकाल रहा है, वह तो कल की आई हुई है और मुझे तो उसने खुद पाल के बड़ा किया था। जब मैं ये सारी बातें सोचता था, तो मुझे बहुत दुहक होता था। मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि ऐसी बातों के बारे में नहीं सोचो, जाकर बड़े भैया को मान लो, पर मैं कभी भी न गया। फिर 3 साल के बाद एक दिन यूं ही मुझे ख्याल आया कि एक नज़र जाकर देखाता हूं। मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह लड़की तो तुम्हारे बड़े भैया को उसे बात के 3 महीने बाद ही छोड़कर चली गई थी। मैंने कहा कि फिर भैया अब कैसे रहते हैं? सारी बहनों के रिश्ते तो दूसरे शहर में किए हुए थे। यहाँ पर तो उनका मेरे अलावा कोई भी नहीं था। लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन सुना है बहुत बीमार है। मैं घर में चला गया और सामने से भैया को देखा तो हैरान रह गया। उनकी हालत बहुत बुरी थी। वह बीमार थे, बूढ़े हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए ही तो किया था। मैंने सब कुछ भुला दिया और जाकर उनके पैर छू लिए। मैंने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। मुझे कहने लगे कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी। यह बात मुझे बहुत देर के बाद समझ आई थी, क्योंकि उस औरत ने जो तुम्हारे साथ किया, वह इसी मोहल्ले के एक और लड़के के साथ भी यह सब कुछ करने की कोशिश की थी। वह थी ही ऐसी, लेकिन मैं उसकी सेवा और उसके रोग के जाल में फंस गया था। मुझे क्या पता था कि वह यह सब कर रही है। मैंने उसे छोड़ दिया। वह मेरी जिंदगी से चली गई। तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। मैंने अपने बड़े भैया को कहा कि अगर आप अकेले ही रहते तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि तुमने शादी कर ली है और अब तुम्हारे घर में भी एक पत्नी है। मैं तुम्हारे पास अपनी पत्नी को छोड़कर जाता तो तुम उसके साथ बुरे नहीं थे। पर उसने तुम पर इल्जाम लगाया था और मैंने उसकी बात मान ली थी। अगर मैं तुम्हारे घर में रहने लगूंगा तो तुम भी तो मुझे अपनी पत्नी के पास छोड़कर जाते। कहीं तुम्हारे दिल में कोई बात ना आती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे। मेरी पत्नी मेरे बड़े भैया को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब उनके पांव छुए तो मैंने कहा कि तुम मेरे भाई के पांव क्यों छू रही हो? ये तो तुम्हारी जेठ जी हुए ना? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरे ससुर जी की जगह है। आप ही तो कहते थे कि इन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो फिर ये तो ससुर जी हुए ना। मेरे भैया ने भी उसको बेटी बना लिया और अब वह हमारे साथ ही रहते हैं। उनकी तबीयत वाकई बड़ी खराब है, बीमार रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भैया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी हम लोगों के लिए लगा दी और बदले में उसे क्या मिला? एक धोखेबाज औरत जिसने उससे उसके छोटे भाई को दूर करके उसे एक बीमार आदमी बनाकर छोड़ दिया। और आखिर में मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि कभी-कभी आंखों देखी भी सच नहीं होती है। औरतों के नाटक बहुत बड़े होते हैं। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो बुरी होती है वह अच्छी नहीं हो सकती। जिसके दिमाग में एक दफा इतना घटिया विचार आ सकता है, वह कभी भी किसी और मर्द के साथ भी अच्छी नहीं हो सकती है। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बड़े भैया के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे छोड़कर जाएं,
लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है।